सो डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक जो लास्ट ईयर का पेपर हम डिकोड करने जा रहे हैं आज बायोलॉजी का। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे जो आपके आने वाले अभी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, प्री बोर्ड और मेनली बोर्ड के एग्ज़ाम कह सकते हैं। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। PYQs जितने भी आप लगाएं उतना अच्छा रहेगा। और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि हमें 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, एटलीस्ट 3 साल के तो कम से कम आपको बहुत अच्छे से देखने होते हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आता है। और जनरल जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, इसको बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये मैं बार बार बताता हूँ, कई लोग इसमें कहेंगे भी पता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होंगी, अच्छी बात है, लेकिन इसको देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। हर बार जो है जनरल जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इनको ज़रूर देखिएगा। जैसे रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम, ठीक है। कई सालों में इसे आता ही यही है, लेकिन फिर भी उसको आपको जरूर देखना है कि क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपके 33 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं आपके लिए, देखिए। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू, जो आपके 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। 5 सेक्शन आपके जो दिख रहे हैं, ठीक है, उस पर ये जो है डिवाइडेड है 5 सेक्शन, ABCD एंड E। तो 5 सेक्शन आपके इसमें होंगे, ABCD एंड D। अब सेक्शन ए में देखो क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने जो है सैंपल पेपर देखा ही हुआ है। तो क्वेश्चन होते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, MCQs होंगे, ठीक है। MCQs आते हैं आपके 16। तो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में देख पा रहे हो जो क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक ये होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन मतलब मान के चलो, आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, ठीक है। यानी कि 2-2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है, 17 to 21। अब सेक्शन सी में देखो 22 to 28। जब सेक्शन सी में जाओगे तो क्या होंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं आपके 3 मार्क्स के, ठीक है। तो पूरा पेपर आपका एक मिला जुला आता है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सेक्शन डी में देख रहे हो 29 और 30, ठीक है, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो आते हैं केस बेस्ड स्टडी होते हैं, ये 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल सा आता है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी अभी हम डिस्कस करेंगे, और इसको अगर आप जैसे समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पूरे भी आ सकते हैं। अब सेक्शन ई की बात करेंगे तो जो 31 से 33 है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपके, लॉन्ग आंसर के 5 मार्क्स, यानी कि 15 मार्क्स तो आपके यहीं पर हैं सेक्शन ई में। तो इसको आप बहुत अच्छे से जो है तैयारी करनी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की भी, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की भी अच्छी तैयारी करनी है। तो समझ गए, यहाँ पे 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी है, 2 मार्क वाला भी आएगा, 3 मार्क वाला भी आएगा, 4 मार्क वाले भी आएंगे और 5 मार्क वाले भी आएंगे। पांचों सेक्शन इस तरह से बटे हुए हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, ठीक है। सो इसके बाद अब आपको यहाँ पर कोई ओवरऑल चॉइस नहीं दी गई है, ठीक है। इसको समझते बहुत बच्चे समझने में प्रॉब्लम कर रहे हैं कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ठीक है। कहीं पे भी आपको चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है, लेकिन हाउएवर an internal choice has been provided in the one question in section B, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट में आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, यानी कि हम बात करें सेक्शन ए की, तो वहां पर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन आपके पास चॉइस कहां पर आ रही है, सेक्शन बी में, ठीक है। ये जहां पर क्या होगा आपका एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इन सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन का आपका 1 मार्क्स वाला, उसमें कोई चॉइस नहीं है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको एक और करके आएगा, या करके अभी आप पेपर देखोगे तो उसमें समझ जाओगे। वन क्वेश्चन इन सेक्शन सी, एक क्वेश्चन जो आपको सेक्शन सी में मिलेगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन डी में, ठीक है, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वहां पर भी आपको अथवा करके देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और करके। और 3 क्वेश्चन इन सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ई में कैसे होंगे आपके 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन ई में जो आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सिंपल सा है।
यहाँ पर जो है लास्ट वाले में जो आपको ऑप्शन में, ठीक है, सेक्शन डी एंड 3 क्वेश्चन इन। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और 5 वाले मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। 4 वाले में आपको 2 क्वेश्चन के मिलेंगे जिसमें आपको अल्टरनेटिव चॉइस देगी, या तो आप ये करें या ये करें, और यहाँ पर जो मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन। A candidate has to attempt only one of the alternative search questions। लेकिन यहाँ पर ये भी है, ठीक है, अल्टरनेटिव में आप केवल एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वाले में केवल एक होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका और दिया होगा, फिर क्वेश्चन दिया होगा, उसका और दिया होगा। अभी आप इसको देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर जो है आपको अलाउ नहीं होता है, ठीक है, ये तो पता ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। अब जो आपका सेक्शन ए है, इसके 16 क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला देख रहे हो यहाँ पे, अ ह्यूमन ओवम कंप्लीट्स इट्स सेकेंड मियोसिस। तो जो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग भी इसमें गेस कीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, या जब स्पर्म टचेस करेगा जोना पेलुसिडा को, या जब स्पर्म गेन्स एंट्री करता है साइटोप्लाज्म में ओवम की, या एक्रोसोम स्पर्म रिलीज इट्स एंजाइम्स ऑन कोरोना रेडिएटा। सो यहाँ पर सिंपल सा आंसर इसका बनेगा कि सेकेंड मियोसिस की जब हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट कब होगी। आप लोगों को पता है कि जो मियोसिस फर्स्ट है वो अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, और रुक जाती है एक तरह से कहें, जो है एम्ब्रियो स्टेज से लेके जो है प्यूबर्टी तक, जब तक का फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और स्पर्म एंट्री करता है कहाँ, ओवम में, तब जो है आपका फर्टिलाइजेशन से जो है ये मियोसिस सेकेंड, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता था स्टार्ट होना शुरू हो जाती है मियोसिस सेकेंड। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कब कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट तब होगी जब स्पर्म जो है एंटर कर लेगा ओवम में, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, व्हेन द स्पर्म गेन्स एंट्रिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। आप लोग अपने आंसर भी मैच करते रहिएगा इसके कितने सही हो रहे हैं। Next is choose the option that gives the correct number of pollen grains that will be formed after 325 microspore mother cell undergo microsporogenesis। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें क्या हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स जो एंटर करेंगे, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं जब आपके 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे, 325 जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि पोलन ग्रेन कितने बन रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको पता है कि जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 1 mmc माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो करेगी, कितने बनते हैं आपके, 4 बनते हैं, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एंटर करती है, ठीक है, तो उससे कितने पोलन ग्रेन बनते हैं आपके, 4, ठीक है। तो 325 से कितने बन जाएंगे, 325, इसको क्या कर लोगे, 325 इंटू 4, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया होगा, जो आंसर आएगा वो है 1300, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1300, इसका भी आया सही है। अगला क्वेश्चन है 1 और कॉलम सेकंड दिया है, ठीक है। इसको अभी जो है अपने स्तर से, क्योंकि इसमें टाइम की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जो है पूरा अच्छे से पढ़ना। गिवन बिलो 2 कॉलम्स, फर्स्ट, ठीक है, 4 एंजाइम्स दिए गए हैं, एंड सेकंड में जो देगी लिस्ट ऑफ फंक्शन दे रखा है उसका, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो एंजाइम्स मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन करेक्टली। तो एंजाइम को आपने जो है इसमें कौन सा जो है मैच है सही से करा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं और उनके फंक्शन दिए गए। तो लाइगेज है, लाइगेज से समझ गए होंगे, तो ये क्या करेगा, जॉइंस द डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये क्या कर रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। तो पी का क्या हो जाएगा, सीधा थर्ड। तो पी का थर्ड कहाँ दिख रहा है तुम्हें, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है। तो राइट आंसर सीधा निकल के आ गया तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम में तुम ऐसे भी टाइम बचा सकते हो अपना, अगर इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं,
लेकिन कभी देख लेना, ठीक है, पी का थर्ड है तो आप इसमें से सीधे मैच करके इसको भी कर लोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता था पी का थर्ड यहाँ भी दे देता, कोई एक और ऑप्शन मारता या तीन ऑप्शन में आ जाता, तो तुम्हें वहां पर फिर दूसरे में जाना पड़ता। दूसरे में जाओगे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एंड्स में काटता है। तो एंड्स में काटता है तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पर, रिमूव एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट हो जाता, ठीक है, इसका फर्स्ट हो जाता, तो यहाँ पे क्यू का फर्स्ट, ठीक है, क्यू का फर्स्ट यहाँ पे नहीं दे रखा, क्यू भी गलत दे रखा है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। फिर अगर मान लो पी भी सेम होता, क्यू भी सेम होता, यानी कि आ, एक से ज्यादा जो आपके एमसीक्यूज हैं उसमें, चॉइस में, तो टैग पॉलीमरेज क्या करता है, ठीक है, ये प्राइमर को, डीएनए टेम्पलेट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, एक्सटेंशन वाली प्रोसेस से कराता है, ठीक है। डीनेचुरेशन पढ़ा है आपने, इसके जो मेथड पढ़ी है बायोटेक में, तो वहां पर क्या हो रहा है, टैग पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को बढ़ाने का, एक्सटेंशन करने का काम कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन में, ठीक है, 20 से कट करता है, तो इसका 4, तो ये आंसर हो जाता तुम्हारा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे लगता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। एग्जाम्पल दैट शो कॉमन लिस्ट शो कर रहा है इनमें से, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। ऑर्किड है, मैंगो ट्री में ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इससे मैंगो ट्री को कोई कम्युनिज्म में होता है क्या, पहले तो ये बताना चाहिए कि पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, एक को जो फायदा होगा, एक को ना फायदा है ना नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुमने इस बात को पकड़ लिया, तो ऑर्किड जो है मैंगो ट्री में है, तो उससे मैंगो ट्री को कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट तो है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सीधे सीधे तुम कट कर दोगे कि ये दोनों तुम्हारे आंसर नहीं होंगे, सी और डी, ठीक है, सी और डी नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा, कुकू बर्ड एंड क्रो। तो कुकू बर्ड यानी कि कोयल और कौवे की बात कर रहा है, तो कुकू, और इसमें तुमने देखा है कि क्या मिलता है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म इसमें जो है देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा आंसर जो है आपका, सॉरी, यहाँ पर जो होगा इसको रेड से कर देता हूँ ताकि जो है हमें पता चले कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रूड पैरासिटिज्म में जिसमें क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले के कारण जो है ये जो है ये आपका कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल नहीं, तो यहाँ पर ये आंसर भी सही हो गया हमारा। अब अगला देखते हैं, कसकुटा, अब तो सिंपल सा हो गया, अब यहाँ पर सेकंड नहीं है तो ये ऑप्शन भी चला गया तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम में बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ कि जल्दी से अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसको सही करके आगे बढ़ सकते हो, और देखना चाहो तो कर सकते हो फिर से, अभी टाइम है तुम्हारे पास, तो अभी पूरा अच्छा पेपर देख के जाओ कि कसकुटा ग्रोइंग ऑन नेरियम ट्री, कसकुटा जो है नेरियम ट्री में ग्रो कर रही है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि कसकुटा, ठीक है, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ठीक होगा कि कसकुटा क्या होती है, एक पैरासिटिक है, ठीक है, ये क्या होती है, पैरासिटिक प्लांट है कसकुटा अमरबेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेरियम ट्री में, तो ये क्या करेगी, इससे इसका अपना न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है, तो इसको इसमें कोई नुकसान होगा, ठीक है, नेरियम ट्री को, सो इसलिए क्या होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो फोर्थ हमारा सीधा सीधा इसमें आंसर बन जाएगा कि ब्रेडसेल ग्रोइंग ऑन ए बेल, ठीक है। तो बेनेसल्स का एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है पहले कि व्हेल मछली के जो है ये सकर्स के हेल्प से जो है उसमें चिपक जाती है और अपना जो है इधर उधर से जो भी समुद्र में छोटे छोटे कीड़े या कोई भी जीव है तो उनको खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला कम्युनलिज्म का एग्जांपल है, सिर्फ व्हेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फोर्थ यहाँ पर इस बार ऑप्शन इतने इजी थे, ठीक है, तो इस हिसाब से तुमने देख लिया होगा इसको लास्ट टाइम पे। 16 क्वेश्चन हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 में से जो है काफी अच्छे जो है क्वेश्चन मुझे लगे हैं अभी तक, और कोई भी ऐसा डिफिकल्टी वाला तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, एसेशन रीजन में आते हैं। एसेशन रीजन का क्वेश्चन इस तरह से आता है, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 16, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 टू स्टेटमेंट आर गिवन, दो स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, वन लेबल्ड एज assertion A and other labeled as region B, ठीक है, सॉरी region R, ठीक है, assertion और region A and R। अब आपको आंसर देना है इसमें से, आंसर दीज क्वेश्चंस, कोड दिए गए हैं A B C D, ठीक है। अब कोड कैसे दिए गए हैं, अगर आपका एक कोड में कब सही करोगे, जब दोनों assertion और region ट्रू हो
और रीजन भी जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो एसेसन का। ठीक है, ऐसे ही बी कब दोगे, जब दोनों एसेसन और रीजन जो है ट्रू होंगे, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, एसेसन का, तब बी ऑप्शन दोगे। ठीक है, एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन कारण, देखिए एसेसन हो गया कि आपने कोई तथ्य दिया, कोई बात कही, ठीक है, फिर उसका कहते हैं ना कि आप कारण बताओ। तो अगर आपका कारण सही है, रीजन सही है, तो दोनों एक्सप्लेनेशन ए हो जाएगा। आपने एक बात कही और उसका कुछ रीजन दिया, बात भी सही थी आपकी, रीजन भी सही था, लेकिन उससे रिलेटेड नहीं था, उस बात से रिलेटेड नहीं था, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन आपका होगा। लेकिन अगर आपकी बात सही है लेकिन आपने रीजन उसका सही नहीं दिया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही डी ऑप्शन में क्या होगा, अगर एसर्शन भी गलत है और रीजन ट्रू है, ठीक है, तब आप डी ऑप्शन दोगे। ठीक है, दोनों कहीं पे भी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, ये जो ऑप्शन अभी आते हैं आपके सामने, लेकिन कभी भी देख लेना पेपर में, बहुत अच्छे से देखना। कभी भी तुमने देखा होगा कि पहले ऑप्शन में क्या है, एसेंसेशन दोनों सही है वगैरह, ठीक है, एक तरह से पढ़ो। दूसरे में दोनों एसेसन रीजन सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करा गया। लेकिन एक ही जगह पर देखना कि एसेसन ट्रू है, ठीक है, लेकिन रीजन फॉल्स है। अगर एसेसन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू है, तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है, ध्यान से। एसेसन अगर गलत है, ठीक है, बात तो सही है, लेकिन रीजन जो दिया है वो सही है, ठीक है, किसी बात को लेके, तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़े। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कि फेज 11 के बाद सीधा सेक्शन सी आ चुका है ना, इसमें थोड़ा तो मैंने भी एक पेपर से ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक पेपर नेट से देखे।